नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं, श्रेणी पंडितों ने बनाई, कास्ट सिस्टम पर बोले मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का ही फायदा दूसरों ने उठाया, इसी का फायदा उठाकर हमारे देश में आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। हिंदू समाज देश में नष्ट होने का भय दिख रहा है क्या? यह बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता। आपको समझना होगा, हमारे आजीविका का मतलब समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो सकता है? दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस मत अलग अलग हैं। उन्होंने आगे कहा कि धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा परिस्थिति को कैसे बदलें यह बताया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। असम में बाल विवाह को लेकर अब तक 2278 लोगों को गिरफ्तार किया, 4074 मामले दर्ज। जी हां दोस्तों, बाल विवाह पर राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत असम पुलिस ने पिछले 2 दिनों में 2200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। बाल विवाह के मामले में विश्वनाथ में 139, बरपेटा में 130, धुबरी में 126, बक्सा में 130 समेत कई जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने रविवार तक राज्य भर में बाल विवाह से जुड़े मामलों में 2278 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 4074 मामले दर्ज किए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को घोषणा की थी कि राज्य पुलिस का बाल विवाह विरोधी अभियान 2026 में अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। शर्मा के मुताबिक कम उम्र में शादी करने वाले माता पिता को फिलहाल गिरफ्तार करने की बजाय चेतावनी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा अभियान 2026 तक जारी रहेगा। जब अगला विधानसभा चुनाव होगा, हमें उम्मीद है कि तब तक राज्य में बाल विवाह का कोई मामला नहीं होगा। सीएम के अनुसार उपायुक्तों को काजियों की व्यवस्था को नियंत्रित करने और अन्य मुद्दों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीयों के लिए अमेरिका के वीजा अपॉइंटमेंट नियमों में बदलाव, विदेश में भी ले सकेंगे अब अपॉइंटमेंट। जी हां दोस्तों, भारत में अमेरिकी वीजा के लिए बैकलॉग को कम करने के प्रयासों के बावजूद अपॉइंटमेंट का वेटिंग पीरियड अभी 500 दिन से अधिक है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने रविवार को कहा कि जो भारतीय विदेश यात्रा कर रहे हैं वे वहीं पर अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीजा अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भारतीय अभी थाईलैंड में है तो वह वहां के अमेरिकी दूतावास से अमेरिका के B1 और B2 वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है। वीजा प्रोसेस में देरी को कम करने के लिए अमेरिका ने हाल ही में नई पहल शुरू की। इसमें पहली बार आवेदकों के लिए विशेष इंटरव्यू तय करना और काउंसलर स्टाफ की संख्या बढ़ाना शामिल है। दोस्तों, दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों ने भी 21 जनवरी को स्पेशल सैटरडे इंटरव्यूज डेज रखा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीनी कनेक्शन वाले 232 लोन सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स पर एक्शन, केंद्र ने इन्हें बैन और ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू की। लोगों को ब्लैकमेल करने का है आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने चीनी कनेक्शन सामने आने के बाद 232 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन और ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। इनमें 138 ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले और 94 लोन देने वाले ऐप्स शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते इन ऐप्स को बैन और ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। इसके बाद मंत्रालय ने यह फैसला लिया। दोस्तों, जांच में पता चला है कि ये ऐप्स लोगों को लोन लेने और सट्टा खेलकर लाखों जीतने का लालच देते हैं। बाद में कर्ज न चुका पाने पर उन्हें भद्दे मैसेज भेजते हैं, यहां तक कि उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी भी देते हैं। इससे परेशान होकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी की संपत्ति जल्द होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की एसएसपी श्वेता चौबे ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की कुल 3.25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करवाने के लिए जिलाधिकारी पौड़ी और जिलाधिकारी हरिद्वार को ब्यौरा भेजा है। इससे मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति पर जल्द कुर्क की कार्रवाई की जा सके। दरअसल दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड
कांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद पुलिस टीम उसकी अवैध संपत्ति को खंगालने में जुट हुई थी। इस अवैध संपत्ति में यमकेश्वर व वनंतरा रिजोर्ट भी है, जो वन भूमि पर अवैध तरीके से बनाया गया था। वहीं इसके साथ ही मुख्य आरोपी पुलकित के हरिद्वार में भी 1,75,00,000 रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति पाई गई है, जबकि पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में 1,06,00,000 रुपए की अवैध संपत्तियां पाई गई है। ऐसे में कुल 2,75,00,000 रुपए की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा पुलिस ने जांच के बाद जुटाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी से मिले दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल, यूनिवर्स बॉस ने शेयर की खास तस्वीरें। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। गेल ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर की। इन तस्वीरों को कैप्शन देते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लॉन्ग लिव द लीजेंड। इसी के साथ उन्होंने तस्वीरों में महेंद्र सिंह धोनी को टैग भी किया। दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी तस्वीरों में मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने किसी विज्ञापन के चलते यह मुलाकात की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में पेट भरने के लिए भारत का गेहूं हुआ जरूरी, शहबाज सरकार से पाकिस्तानी कारोबारी की मांग, बोले भारत से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में हालात बदतर है। महंगाई दर रिकॉर्ड 29% पर है। आटा जैसी जरूरी चीजों का संकट है। इसी बीच पाकिस्तानी कारोबारियों, उद्योगपतियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने शहबाज सरकार से आग्रह किया है कि वो भारत के साथ कारोबार बहाल करें। यही वक्त का तकाजा भी है। सदस्यों का कहना है कि देश में दूर दराज के क्षेत्रों में गरीबों का पेट भरना है तो भारत से गेहूं मांगना चाहिए। पाकिस्तान के राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर इस समय भारत से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पर भारत के गेहूं से संकट से उभरने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यवाहक अध्यक्ष फहद हुसैन ने भास्कर से कहा कि पाकिस्तान को गेहूं उत्पादन विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुआ। ऐसे में भारत सहित पड़ोसी देशों से गेहूं आयात करके इस संकट से निपटा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में बवाल, सीएम के नहीं मिलने से नाराज लोगों ने की आगजनी। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में बवाल हो गया। कटिहार में मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिए जाने से नाराज लोगों ने सड़क पर आगजनी और हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार हम लोगों से नहीं मिले। इससे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को सारण जिले में एक युवक ने काले झंडे दिखाए थे। जब सीएम कार्यक्रम खत्म करके पटना लौट रहे थे, तभी शहर के जोगिनिया कोठी के पास एक युवक ने नीतीश को काला झंडा दिखाया। युवक नीतीश के काफिले की गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। युवक ने जैसे ही नीतीश को काला झंडा दिखाया, वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 7 फरवरी तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से 5 जनवरी को हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल के 20 शहरों में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने एंड ऑफ डेमोक्रेसी और सरकार विश्व शांति के लिए खतरा के नारे लगाए। जी हां दोस्तों, इजराइल में हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। पिछले 5 हफ्तों से जारी प्रदर्शन में लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यह प्रदर्शन राजधानी तेल अवीव समेत 20 शहरों में फैल चुका है। तेल अवीव की सेंट्रल स्कल्पन स्ट्रीट में लोगों के हाथ में बैनर भी दिखे। इन पर लिखा है कि सरकार विश्व शांति के लिए खतरा है। यरूशलेम में प्रधानमंत्री आवास के बाहर और हाफिया में भी लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने सरकार के खिलाफ क्रिमिनल गवर्नमेंट और दी एंड ऑफ डेमोक्रेसी जैसे नारे लगाए। हाफिया शहर में प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन में उनके बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यार लापिड भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अपने देश को बचाएं, क्योंकि हम एक अलोकतांत्रिक देश में नहीं रहना चाहते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का निधन, दुबई के अस्पताल में लंबे समय से इलाज चल रहा था। 79 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के तानाशाह और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। वे 79 साल के थे। मुशर्रफ लंबे समय से बीमार थे। दुबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। मई 2016 में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए थे। इसके बाद वो देश छोड़कर दुबई चले गए तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। मुशर्रफ कई महीनों से अस्पताल में भर्ती थे। जून 2022 में उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वे अमालाइलोडिस नाम की एक बीमारी से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पुतिन का वादा है वो जेलेंस्की को मारेंगे नहीं। रूस यूक्रेन में समझौते की कोशिश कर चुके इजराइल के पूर्व पीएम बेनेट का दावा। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी युद्ध के अभी खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। भारत, यूएई और इजराइल जैसे देश रूस यूक्रेन की युद्धबंदी का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उन दोनों की लड़ाई और विनाशकारी होती जा रही है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भारी हथियार मिल रहे हैं, वहीं रूस ने भी मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने एक बड़ा दावा किया है। नफ्ताली बेनेट के मुताबिक उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की कोशिश की थी। बेनेट ने कहा था कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं मारने का वादा करवा चुके हैं। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात को कह चुके हैं कि रूस उनकी हत्या करना चाहता है। बहरहाल, पुतिन के बड़े वादे पर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का एक इंटरव्यू चर्चा में आ गया। यह इंटरव्यू 4 घंटे का है, जिसे नफ्ताली बेनेट ने अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर भी शेयर किया। उसमें बेनेट ने रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर की डिप्लोमेसी को लेकर कई तरह की जानकारियां दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खेल के मैदान से कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटा, जयपुर महाखेल में बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में शुरू हुआ खेल आयोजनों और खेल महाकुंभों का सिलसिला एक बड़े बदलाव का परिचालक है। खेल के मैदान से कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के इस समारोह में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती तो अपने युवाओं के जोश और सामर्थ्य के लिए ही जानी जाती है। इतिहास गवाह है, इस वीरधरा की संतानें रणभूमि को भी अपने शौर्य से खेल का मैदान बना देती है। इसलिए अतीत से लेकर आज तक जब भी देश की रक्षा की बात आती है तो राजस्थान के युवा आगे खड़े होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धामानी ने देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील की। डी मार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण ने मुंबई में 1238 करोड़ रुपए में खरीदे 28 लग्जरी अपार्टमेंट्स। जी हां दोस्तों, डी मार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण धामानी ने हाल ही में देश के प्रॉपर्टी मार्केट की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील की। रिपोर्ट्स के मुताबिक राधा कृष्ण धामानी के फैमिली मेंबर्स और एसोसिएट्स ने मुंबई में 1238 करोड़ रुपए में 28 हाउसिंग यूनिट्स खरीदी हैं। जेपकी.com ने इस डील से जुड़े रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से यह जानकारी दी। यह डील इसलिए भी अहम बताई जा रही है क्योंकि बजट 2023 की एक अनाउंसमेंट के चलते 1 अप्रैल से सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी की बिक्री पर असर पड़ने का अनुमान जताया गया है। बजट में हाउसिंग प्रॉपर्टी सहित लॉन्ग टर्म एसेट्स की बिक्री से हुए कैपिटल गेन के री इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ रुपए की सीमा लगा दी गई है। फिलहाल इस समय ऐसी कोई सीमा लागू नहीं है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। चीन के जासूसी बैलून पर अमेरिका की स्ट्राइक, बाइडेन ने फाइटर पायलट्स को बधाई दी। चीन बोला हमारे पास भी एक्शन का हक। जी हां दोस्तों, 8 दिन से अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे चीन के जासूसी बैलून को यूएस एयरफोर्स ने बुधवार को मार गिराया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक्शन लेने का आदेश दिया था। इसके बाद अमेरिकी F-22 फाइटर पायलट्स ने बैलून पर स्ट्राइक की। इसके नष्ट हो जाने के बाद बाइडेन ने अपने फाइटर पायलट्स को बधाई दी। दोस्तों अमेरिका की इस कार्रवाई पर चीन ने सख्त एतराज जताया है। कहा गया है कि बैलून तबाह करके अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। अमेरिका यह न भूले कि हमारे पास भी कार्रवाई का अधिकार है और हम जरूरी एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान की पठान ने दंगल का रिकॉर्ड तोड़ा। कमाई के मामले में अब सिर्फ बाहुबली 2 और KGF 2 आगे। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 729 करोड़ पहुंचा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों में कमाई के मामले में शाहरुख खान की फिल्म पठान ने आमिर खान की मूवी दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने सिर्फ 11 दिनों में 386.50 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं दंगल ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 374.43 करोड़ की कमाई की थी। ओवरऑल हिंदी वर्जन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पठान के आगे अब सिर्फ 2 फिल्में बाहुबली 2 और KGF 2 है। दोनों के हिंदी वर्जन का कलेक्शन 435.33 करोड़ और 510.99 करोड़ रुपए है। तमिल और तेलुगु के आंकड़े जोड़ लिए जाएं तो पठान की कुल कमाई फिलहाल 400 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 729 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में कैंसर मरीज ने बैग रखने के लिए मांगी मदद तो नीचे उतार दिया।
जी हाँ दोस्तों, कैंसर से जूझ रही एक महिला को कथित तौर पर अमेरिकन एयरलाइन की एक फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिया। महिला की हाल ही में सर्जरी हुई थी और उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट से अपना हैंडबैग ओवर हेड केबिन में रखने के लिए सहायता मांगी थी। यह घटना 30 जनवरी की है और घटना महिला द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आई। महिला की पहचान मीनाक्षी सेनगुप्ता के रूप में हुई। महिला ने फ्लाइट अटेंडेंट पर आरोप लगाया कि उसके 5 पाउंड वजन वाले हैंडबैग को ओवर हेड केबिन में रखने में मदद करने से इनकार कर दिया गया। महिला का कहना है कि वह कमजोरी के कारण बैग को ओवरहेड केबिन में रखने में असमर्थ थी। मीनाक्षी सेनगुप्ता ने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने अपनी सीट के लिए व्हील चेयर का भी अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि मैंने एक ब्रेस भी पहना था जो सभी को दिख रहा था और उससे उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे कुछ परेशानी है, क्योंकि मैं अपने हाथों में बिल्कुल भी वजन नहीं उठा सकती हूँ और सर्जरी से कमजोर हूँ। दोस्तों, इस पूरी घटना पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मामले का संज्ञान लिया और अमेरिकन एयरलाइंस से अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया की दिग्गज IT कंपनी में छटनी। इन्फोसिस ने FA टेस्ट में फेल होने वाले 600 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला। जी हां दोस्तों, गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बाद अब इंडिया की दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस ने भी छटनी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फोसिस ने इंटरनल फ्रेशर असेसमेंट टेस्ट को पास करने में फेल होने के बाद सैकड़ों नए फ्रेशर एम्प्लॉइज को कंपनी से बाहर कर दिया है। अगस्त 2022 में कंपनी में शामिल हुए एक फ्रेशर ने बिजनेस टुडे को बताया कि मैंने पिछले साल अगस्त में इन्फोसिस में काम शुरू किया था और मुझे SAP ABAP स्ट्रीम के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। मेरी टीम के 150 में से केवल 60 लोगों ने FA एग्जाम पास किया था, बाकी हम सभी को 2 हफ्ते पहले टर्मिनेट कर दिया गया था। पिछले बैच में ऑन बोर्ड किए गए फ्रेशर्स के 150 फ्रेशर्स में से टेस्ट में फेल होने के बाद लगभग 85 फ्रेशर्स को टर्मिनेट कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने सनातन धर्म वाले बयान को लेकर CM योगी पर बोला हमला, शपथ की याद दिलाई। जी हां दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सनातन धर्म वाले बयान को लेकर निशाना साधा। ओवैसी ने रविवार को कहा कि यह खेदजनक है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। उन्होंने कहा कि हमारा देश हर धर्म को मानता है और यही संविधान की खूबसूरती है। अफसोस की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया। सनातन राष्ट्रीय धर्म है, ऐसा किस किताब में लिखा है? हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने आगे कहा कि जब तक अंबेडकर की ओर से बनाया गया संविधान है तब तक देश में कोई एक धर्म नहीं हो सकता। ओवैसी ने कहा कि आपने संविधान की शपथ ली है, फिर आप हिंदुत्व को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? दोस्तों, AIM प्रमुख ने समाजवादी पार्टी के चीफ और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों पर हमला होने पर दिखाई नहीं देने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने आज तक से कहा कि अखिलेश यादव को इतिहास में इतने मुस्लिम वोट नहीं मिले जितने इस बार मिले, फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाई। अखिलेश यादव कहां है? वह क्यों नहीं दिख रहे? उनके ही विधायक का पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय टारगेट पर है और अखिलेश यादव कहां है? वे नजर क्यों नहीं आते? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे इम्योच्योर हैं इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे गुट ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को थाने से इस्तीफा देकर वर्ली से चुनाव लड़ाने की चुनौती देने पर महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसकर ने रविवार को पलटवार किया। उन्होंने आदित्य ठाकरे के इस बयान को बचकाना बताया। उन्होंने कहा कि हम भी कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे वर्ली से इस्तीफा देकर थाने से चुनाव लड़कर दिखाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारी संस्कृति नहीं है। आदित्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ली से वे किस तरह चुनाव जीते थे। वर्ली से 2 लोगों ने उनकी जीत के लिए जी जान लगा दी थी, तब जाकर वे चुनाव जीत पाए थे। उन दोनों व्यक्तियों को बाद में MLC बनना पड़ा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री केसरकर का बयान आदित्य ठाकरे के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने असंवैधानिक मुख्यमंत्री को मेरे खिलाफ वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। ठाकरे ने शिंदे को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वह सोचते हैं कि वे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें चुनाव जीत कर आना चाहिए। इसके बाद आदित्य ने कहा कि मैं अपनी सीट वर्ली से इस्तीफा दे दूंगा और उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें मेरे खिलाफ वर्ली से चुनाव जीत कर दिखाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नियम तोड़ने वाले यात्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे में पकड़े गए 14,145 यात्री, रेलवे ने वसूला 80 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारतीय रेल का पूर्व मध्य रेलवे अपने जोन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी सिलसिले में पूर्व मध्य रेल के 5 मंडलों में अधिकारियों की अलग अलग टीम बनाकर तमाम रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में 24 घंटे का मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मेगा टिकट चेकिंग अभियान में 57 रेलवे स्टेशनों और 378 ट्रेनों को कवर किया गया। इस दौरान
दौरान कुल 14,145 यात्री बिना टिकट या बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करते हुए पकड़े गए। रेलवे ने इन यात्रियों से जुर्माने के रूप में 80 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।